हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 22 जनवरी के करंट अफेयर्स। थोड़ा सा वीडियो में लेट हो जाता है, 8-9 बज ही जाता है, बट कोई नहीं, बहुत सारा कंटेंट हमको कलेक्ट करना पड़ता है बहुत अलग अलग सोर्सेज से, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे बिहार के करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल जो भी अपॉइंटमेंट है, हर टाइप के करंट अफेयर्स हम लोग इसमें देखने वाले हैं। साथ में हम लोग बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी में आ चुके हैं, इस बुक से, जो एडिटोरिया का वस्तुनिष्ठ बुक आता है, इस बुक से हम लोग कवर करेंगे। डेली 12 से 15 एमसीक्यूज। सबसे पहले हम लोग डेली 12 से 15 बिहार स्पेशल एमसीक्यूज, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, आज हम लोग देखेंगे 67वीं का, हम लोग 69वीं, ठीक है, 68वीं और क्या प्रीवियस ईयर देख चुके हैं। अब हम लोग 67वीं का प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं हर चीज। पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन बोल रहा है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को सुनिए। इसमें जो उससे जो गलत कथन है उसकी पहचान करना है आपको। तो गलत कथन कौन सा है? यहाँ पे बिहार के तृतीय क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था, ए पॉइंट तो बिल्कुल सही है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई, ए पॉइंट गलत है। प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% से वृद्धि नहीं हुई थी, तो यही एक गलत पॉइंट है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सी और डी सही है। नेक्स्ट है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम बताना है आपको। तो इसमें से हो जाएगा सब नालंदा, मुंगेर और पटना। शहरीकरण में सबसे अधिक वृद्धि पटना में हुआ, उसके बाद मुंगेर में, तब नालंदा में देखने को मिला है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार की जीएचडीपी का डैश होने का अनुमान है। कितने होने का अनुमान है? तो 3.47% होने का अनुमान है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह उस टाइम का करंट अफेयर्स था, अभी का नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हर खेत में सिंचाई का पानी, ए बिल्कुल हो सकता है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ए भी 7 निश्चय के अंतर्गत आता है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, ए भी 7 निश्चय के अंतर्गत आता है। लेकिन सभी के लिए वायु मार्ग यह 7 निश्चय के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में यहाँ पे बिहार के, जो बिहार राज्य के जो जिले हैं इसके बारे में बताना है। जैसे नवादा, सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय नवादा, उसके बाद आता है किशनगंज, फिर आता है पूर्वी चंपारण, फिर अररिया और तब आता है शिवहर। यानी सबसे कम जो है वह प्रति व्यक्ति आय शिवहर में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर में किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दास्ता जो है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? यहाँ पे श्रम विभाग की बात की जा रही है, तो श्रम विभाग किसे सौंपा गया था ये आपको बताना है। श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे थे? 1942 में किस त्योहार पे? तो दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और उसी में जो है वह जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे 1942 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया है। कब चुना गया था संविधान सभा के सभापति? दिसंबर 1946 को चुना गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो डेट याद रखिएगा, एक 9 दिसंबर और एक याद रखिएगा 11 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति यानी एक अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, यानी अस्थायी अध्यक्ष। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? यहाँ पे 21-22 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो 15.3% है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखिए, जब एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी जब 67th बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उस समय बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी थे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता। ठीक, सॉरी, यहाँ पे मनोज तिवारी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ना कि मनोज वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वह है
मैथिली ठाकुर। कौन है? मैथिली ठाकुर है वर्तमान में, जो कि वो सिंगिंग संगीतकार हैं। तो मैथिली ठाकुर वर्तमान में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए, तो अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स को शुरुआत करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज का क्वेश्चन, सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 9955128211 पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिहार स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है जनवरी 2025 में राज्य का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? और ये बिहार का पहला है, यह स्थापित किया गया भागलपुर में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्य का पहला अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान जो है अलीगंज भागलपुर में स्थापित किया गया। 19 जनवरी 2025 को इसको ओपन कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो है वह भागलपुर जो है वह देश का 49वां नंबर का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान बना है। कितने नंबर का? देश का 49वें नंबर का बना है। नगर निकायों में प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के लिए संयंत्र की भी स्थापना की गई है। तो ये आपको याद रखना, बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है वह किस भागलपुर में स्थापित किया गया। बाकी इसके जो है वह इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं, जो कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं जेपी नड्डा। उनके द्वारा जो है वह इसका उद्घाटन किया गया था। और ये वर्चुअल माध्यम से किया गया, जो उन्होंने अहमदाबाद से इसका उद्घाटन किया, तो वर्चुअल माध्यम से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने सामान्य नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य के कैबिनेट ने? तो हाल ही में उत्तराखंड के, कहाँ के? उत्तराखंड के जो राज्य हैं, उत्तराखंड राज्य के जो कैबिनेट है, उन्होंने समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी है। यानी अब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा, और यह लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, फर्स्ट राज्य। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फिर गोवा का क्या हुआ? हम लोग तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का एकमात्र राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। तो देखिए, गोवा का सीन ऐसा है कि गोवा जो 1961 में आजाद हुआ पुर्तगालियों से, तो उससे पहले यानी पुर्तगालियों के समय से ही समान नागरिक संहिता गोवा में लागू था। तो वो थोड़ा-सा ये माना जाता है कि वह पुर्तगाली के समय से लागू था। तो तो इसलिए वह भारत सरकार के द्वारा नहीं, उसमें कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। बाद में भारत सरकार उस चीज़ को कंटिन्यू रखी, वो अलग बात है। लेकिन वह जब उसमें विदेशी राज्यों का शासन था, तब से उसमें समान नागरिक संहिता लागू था। लेकिन उसको अगर गोवा को हटा दें, जो प्रॉपर भारत का राज्य है, जो कि 1947 में अलग होके बना था। 1947 में जो-जो राज्य बने थे, उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा, जो समान नागरिक संहिता संविधान के अकॉर्डिंग लागू करेगा। तो यहाँ पे उत्तराखंड ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी गोवा में भी यहाँ पे समान नागरिक संहिता है, और समान नागरिक संहिता हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 44 डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता यूजीसी उत्तराखंड, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समान व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट स्थापित करना। और गोवा में जो है वह, गोवा तो 1867 में लागू हुई थी, लेकिन मतलब संविधान के अकॉर्डिंग 1867 में लागू हुआ था, लेकिन यह पुर्तगाली के शासन काल में भी लागू हुआ था। समान नागरिक संहिता, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। बाकी अनुच्छेद यहाँ पे 44 के अंतर्गत आता है समान नागरिक संहिता। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लोग बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। और इसी समय, इसी 2000 ईस्वी में ही 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, और यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। और उत्तराखंड में माना और लिपुलेख धारक उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है, एक चाइना के साथ और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। चलिए,
नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में डैश ने अपनी नवीनतम पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है। आपको पता है गाजा और गाजा जो गाजा पट्टी है, इजराइल का काफी युद्ध चल रहा है। लगभग एक साल अब युद्ध का हो चुका है। अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू हुआ था। एक साल से ज्यादा हो चुका है इस युद्ध का। तो इस युद्ध का जो है, इस युद्ध पे एक पुस्तक लिखा गया है पंकज मिश्रा के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पंकज मिश्रा के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसका नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाल ही में जो कतर, कहाँ पे, कतर, कतर दोहा में क्या हुआ है, कतर दोहा में तो इजराइल और हमास के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, युद्ध के विराम किया जाएगा और उनके सैनिकों को और उनके नागरिक को जो कैद किया गया, एक दूसरे के कैद नागरिकों को वो वापस करेंगे। यहाँ पे द वर्ड आफ्टर गाजा पुस्तक पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और भारत में जुगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका प्रकाशन जो है जुगरनॉट बुक्स के द्वारा किया गया है। बाकी ये जो पंकज मिश्रा हैं, इनको अब कुछ पुरस्कार मिले, जैसे 2024 में इसको वेस्टर्न इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2014 में नॉन फिक्शन के लिए विडहैम कम्पवेल पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं जो हाल ही में रिलीज हुए हैं। जैसे अगर आप पुस्तक देखेंगे तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज, ये पुस्तक अमित शाह के द्वारा विमोचन किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2000 वर्षों की इसमें जो है पूरा हिस्ट्री है। अमिताभ कुमार के द्वारा माई बिलोव्ड लाइफ जो है पुस्तक अमिताभ कुमार के द्वारा यहाँ पे विमोचन किया गया है। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, प्रोफेसर श्री राम चौलिया के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इस पुस्तक का विमोचन एम के रंजीत सिंह के द्वारा किया गया। रतन टाटा अलाइव थॉमस मैथ्यू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल पुस्तक का विमोचन जो है समांत हार्वे के द्वारा लिखा गया और जो है इसको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है ऑर्बिटल पुस्तक को, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है। व्हाई इंडिया मैटर्स, एस जयशंकर का पुस्तक है, थोड़ा सा फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया, ये किस स्थान से संबंधित है। वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग जो दिया गया है, यह अंडमान जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर से नहीं, यह अंडमान और निकोबार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, अंडमान एंड निकोबार से संबंधित है, अंडमान और निकोबार। ए अंडमान और निकोबार से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। अंडमान में वर्जिन नारियल तेल की जीआई टैग दिया गया है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 118वें एपिसोड जो चल रहा था मन की बात, आपको पता है हर हमेशा प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते रहते, तो जो 118वां एपिसोड है उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो वर्जिन नारियल तेल है अंडमान निकोबार का, उसको जीआई टैग दिया जाएगा। बिहार के भी कई उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, जैसे भागलपुरी जर्दालू आम, भागलपुरी सिल्क, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, कतरनी चावल, चिलवा खाजा, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना, मरचा चावल और सुजनी इम्ब्रोडरी इम्ब्रोडरी, ये सबको जीआई टैग दिया गया, जिससे मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है, हाल ही में जो 17th बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, वो 13 दिसंबर वाला एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अंडमान निकोबार का राजधानी श्री विजयपुरम है, मतलब जो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, तो इसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यह बंगाल के खाड़ी में स्थित है और यहाँ पे जो है यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे स्थित है अंडमान निकोबार में। और यहाँ पे ओंग, जारवा, सेंटनली, निकोबारी और शैम्पेन जनजाति यहाँ पे निवास करती है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो जो ये देखिए अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार, इसको जो अलग करती है वह 10 डिग्री चैनल इसको अलग करती है। क्या करती है, 10 डिग्री चैनल जो है इसको अलग करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरे में कितने, 572 यहाँ पे केंद्र है। ये एक बार एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप में कितने द्वीप है, द्वीप समूह में कितने द्वीप है, टोटल 572 द्वीप है। अगर केवल निकोबार में पूछे तो कितने, केवल निकोबार में 22 द्वीप है। बैरन और नारकोंडम द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि यहीं पे अंडमान निकोबार में ही स्थित है। क्या नाम है, बैरम और नारकोंडम, याद रखिएगा। डंकन मार्ग जो है वह दक्षिणी अंडमान से छोटे अंडमान को अलग करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है वह दक्षिणी अंडमान
यहाँ पे देख सकते हैं ये लिटिल अंडमान और जो दक्षिणी अंडमान है इसको यहाँ पे अलग करती है। तो ये कौन सा डंकन मार्ग यहाँ पे अलग किया करता है। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक जो है वह सबसे ऊंची चोटी है। ये जो अंडमान है यहाँ पे जो है सैडल पीक, इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक सेकंड हम आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सैडल पीक है। यहाँ पे सैडल पीक जो है यह उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंचा चोटी है। अगर वहीं ग्रेट निकोबार का बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है निकोबार, तो ग्रेट निकोबार के बाद माउंट थिलियर जो है वह सबसे ऊंचा चोटी है। कौन कौन सा है? माउंट थिलियर सबसे ऊंचा चोटी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। बाकी हम लोग बात करें तो बाराटंगा द्वीप में भारत में गारामुखी के एकमात्र ज्ञात मिलता है। गारामुखी का एकमात्र ज्ञात कहाँ पे? बाराटंगा द्वीप पे देखने को मिलता है। और जो कहाँ पे स्थित है? यही अंडमान निकोबार में ही स्थित है, जिसे स्थानीय भाषा में हल्की बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है। बाकी यहाँ पे अंडमान महात्मा गांधी मरीन, माउंट हेरियन, रानी झांसी मरीन और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे स्थित है अंडमान निकोबार में। कुछ प्रीवियस ईयर हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? निकोबार में द्वीपों की संख्या 22 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। तो वीडियो के जो एग्जाम होता है हम लोग के बिहार में, वीडियो का जो है वह बीपीएससी के थ्रू होता है, तो उस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं एमटीएस में आया हुआ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग डैश द्वीप है। तो पूरे 572 द्वीप है, क्योंकि पूरा यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में टिकटॉक की सर्विस किस देश में बैन कर दिया गया है? टिकटॉक का सर्विस हाल ही में अमेरिका में बैन कर दिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में। और हाल ही में अमेरिका जो 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। कौन सा? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं 47वें राष्ट्रपति, ठीक है। और जो आपको याद रखना है कि 47वें राष्ट्रपति बने हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ही आईएमएफ का, जो हम लोग कल देखे थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। आईएमएफ ने हाल ही में, कल के करंट अफेयर में हम लोग देखे थे कि भारत का जो वृद्धि दर बताया है 2025 में, वो 6.5% बताया है, जो कि 6.8% से घटाकर 6.5% कर दिया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक भी 6.5% ही बताया है। जनवरी 2025 में यहाँ पे देख सकते हैं सुरक्षित चिंताओं को लेकर अस्थायी रूप में, ये पॉइंट याद रखना, अस्थायी रूप में टिकटॉक को बैन किया गया। हो सकता है आगे चल के इसको शुरू कर दिया जाए। बाकी टिकटॉक का जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस है। पेरेंट कंपनी बोले तो इसका जो ये जो मेन कंपनी है बाइट डांस है, एक चाइनीज कंपनी है, उसके अंतर्गत एक काम करता है टिकटॉक। और यहाँ पे 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल्स देख लेते हैं। जैसे संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग से संबंधित है। सारथी 2.0 ऐप सेबी से संबंधित है। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। सारथी पोर्टल अर्जुन मुंडा से संबंधित है। यहाँ पे याद रखिएगा, सारथी 2.0 सेबी और सारथी पोर्टल अर्जुन मुंडा से संबंधित है। अनुवादिनी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया और मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया, यह एक पोर्टल है, ठीक है। हाल ही में भारत वर्तमान में दुनिया का डैश सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है। जो कॉफी उत्पादक दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा बन गया? तो यह 7वें नंबर का कॉफी उत्पादक बन गया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत 7वें नंबर का है। अगर हम लोग बात करें तो भारत जो है वो दुनिया में वर्तमान में कॉफी के उत्पादन में 7वें नंबर पे है। लेकिन अगर भारत में कौन सा राज्य है जो कॉफी उत्पादन में नंबर 1 पे है, तो वह है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक कॉफी उत्पादन में नंबर 1 पे है वर्तमान में भारत में। यहाँ पे देख सकते हैं ए पॉइंट 7वें नंबर पे है। और यहाँ पे भूनी जो कॉफ़ी बीन्स है, भूनी कॉफ़ी बीन्स का जो है काफ़ी मांग है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन यहाँ पे कर्नाटक हो चुका है। यहाँ पे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हाल ही में जो कृषि से संबंधित बहुत सारे उत्पाद है जो हम लोग देखेंगे, विश्व में कौन सा है और भारत में कौन सा राज्य प्रथम नंबर पे है, ये पॉइंट हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें चावल जो है वह विश्व में प्रथम, चावल में कौन सा? चीन है। और राज्य की बात करें तो भारत में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल है चावल उत्पादन में। गेहूं उत्पादन में विश्व की बात करें तो चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन और भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, गेहूं और आलू दोनों के उत्पादन में। मक्का उत्पादन में विश्व में सबसे अधिक अमेरिका है, लेकिन भारत में कर्नाटक है। तो मक्का में कर्नाटक जो है मक्का और कॉफी दोनों में नंबर 1 पे आ चुका है, ये याद रखिएगा। दलहन या दालें की बात करें तो सबसे अधिक विश्व में भारत में ही दाल का उत्पादन होता है। और भारत में बात करें तो कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मूंगफली की बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान चीन की है, और भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। कॉफी तो ब्राजील है विश्व में नंबर 1 पे, भारत में कर्नाटक है। तो यहाँ पे याद रखना है। कपास की विश्व में प्रथम चीन है और भारत में गुजरात है।
चाय की बात करें तो प्रथम स्थान पे चीन है और प्रथम भारत जो है वो प्रथम स्थान, भारत में जो राज्य है वो असम प्रथम स्थान पे चाय में। दूध की बात करें तो दूध में विश्व में प्रथम जो स्थान भारत का है और भारत में प्रथम स्थान जो है राजस्थान का है दुग्ध उत्पादन में। चीनी की बात करें तो विश्व में प्रथम जो है वह चीनी का उत्पादक देश भारत है, लेकिन भारत में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। मसाला की बात करें तो विश्व में भी प्रथम स्थान भारत का ही है, लेकिन भारत में अगर प्रथम स्थान बात करें तो मध्य प्रदेश है मसाला उत्पादन में। कुल तिलहन की बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान भारत का और भारत में प्रथम स्थान राजस्थान का तिलहन में। तो राजस्थान यहाँ पे दुग्ध उत्पादन में और तिलहन में भी नंबर 1 पे आता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश किसमें तो मसाला में और साथ में दलहन के उत्पादन में भी नंबर 1 पे आता है मध्य प्रदेश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक बार याद जरूर कर लेना है इसको। किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विजय हजारे ट्रॉफी में, और उप विजेता कौन रहा है? विदर्भ जो है उप विजेता रहा है। कौन? विदर्भ उप विजेता यहाँ पे घोषित किया गया विदर्भ को, और विजेता कर्नाटक को घोषित किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना। और कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा में इस फाइनल मैच को खेला गया है। ठीक है, चलिए इसमें बिहार भी शामिल था और बिहार स्टार्टिंग में ही हार चुका था मध्य प्रदेश से, उसके बाद धीरे धीरे हारते गए और बाहर हो चुका था। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे विजय हजारे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है और यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया था। विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार 2002 और 3 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जो हैदराबाद में है उसको विश्व उसको फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैदराबाद में डैश नदी के किनारे स्थित विरासत स्थल को विश्व स्मारक निगरानी 2025 में शामिल किया गया है। एक संस्था है विश्व स्मारक, ठीक है, विश्व स्मारक जो कि विश्व स्मारक की निगरानी करता है, और उस संस्था के अंतर्गत जो तेलंगाना के उच्च न्यायालय और जो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है उसको उसके अंतर्गत शामिल किया गया, उसका निगरानी किया जाएगा उसका संरक्षण करने के लिए। ठीक है, तो और ये दोनों हैदराबाद में स्थित है। और ये आपको बताना है कि जो हैदराबाद है यह किस नदी के किनारे स्थित है, और ये इमारत भी उसी नदी के किनारे स्थित है, तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व स्मारक निगरानी 2025 जो है वह एक रिपोर्ट जारी किया गया है, और यह विश्व स्मारक कोष के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है जिसका नाम है फुल फॉर्म है वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, जिसमें तेलंगाना के उच्च न्यायालय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को शामिल किया गया है, और ये दोनों किस नदी के किनारे हैं? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। 2025 में 29 देशों के 25 स्थलों को शामिल किया गया था, और हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है, और मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। विश्व स्मारक कोष की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, और वर्तमान में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेनेडिक्ट टी मोंटलोर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था, और श्री ए रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है, और श्री जिष्णु देव शर्मा भी यहाँ के राज्यपाल हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये है तेलंगाना का मैप, और तेलंगाना जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को, और जो है वह तेलंगाना जो है वह यहाँ के मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी हो गए। तो ठीक है, अब हाँ हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, और हैदराबाद जो है ये पॉइंट आपको याद रखना है। और हैदराबाद में हाल ही में नो योर आर्मी मेला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जो शहीद आर्मी है जिनकी वीर गाथा जो जिनके वीरता के बारे में इस मेले में बताया जाता गया था, पब्लिक को सभी मतलब जनता को बताया गया था। तो आज के करंट अफेयर हम लोग यहीं पे समाप्त समाप्त करते हैं। टोटल 22 जनवरी के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया, और बहुत सारे कंटेंट हम लोगों ने देखे। अगर आप केवल इतना ही कवर करते हैं तो साथ में आपका स्टैटिक भी कंप्लीट हो जाएगा, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ साथ करेंट का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।